बीजेपी ईद से पहले मुस्लिमों के लिए खास सौगात लेकर आई है। इसे नाम भी सौगाते मोदी दिया गया है। सौगाते मोदी अभियान में बीजेपी का टारगेट करीब मुस्लिम वोटर हैं। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क करेंगे और गरीब मुसलमानों को ईदी किट देंगे। इसके जरिए बीजेपी न सिर्फ मुसलमानों में अपना विश्वास बढ़ाना चाहती है, बल्कि उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश भी करेगी। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना सौगात ए मोदी। ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें। पूरा का पूरा किट 32 लाख लोगों को दिया जाएगा। इसमें भाजपा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर मुस्लिम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और ईद के मौके पर उनको सौगाते मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ चुनाव के समय ही बीजेपी को मुसलमानों की याद आती है। राजा महाराजा है क्या, सौगात दे रहे हैं? ये क्या राजतंत्र बना दिया है? लोकतंत्र है। अभी बड़ी अच्छी एक किताब आई है रितिका खेड़ा की, खैरात नहीं हक। प्रधानमंत्री जी पढ़ें। ये जो मुफ्त फलाना जगह अपना फोटो चिपका देते हैं, बस डेथ सर्टिफिकेट बचा हुआ है जहां फोटो नहीं चिपकाते हैं। शायद उससे अभी तक दूरी बना के रखी है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, सब करके देख लो। बिहार में तेजस्वी ने लंबी लकीर खींच दी है, उस लकीर के आसपास आने में वक्त लगेगा। जी के मन में अगर मुसलमान को सौगात देने की बात आई है तो मुसलमान को सौगात सुरक्षा की दें, मुसलमान को सौगात शिक्षा की दें, मुसलमान को सौगात सम्मान की दें, मुसलमान को सौगात रोज़गार की दें। ये सौगात है मुसलमान के लिए। मुसलमान भिखारी नहीं है कि आप उसे भीख में चंद किट बांट करके उसे संतुष्ट कर देंगे। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी गर्माता जा रहा है। आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। मुस्लिम आरक्षण, सियासी टेंशन। 7:57 पर। इधर दिल्ली में नवरात्र और ईद के बहाने एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के कई विधायक मांग कर रहे हैं कि नवरात्र पर दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रखी जाएं, क्योंकि नवरात्र आस्था का मामला है। इसके साथ ये भी मांग हो रही है कि ईद पर सिर्फ सेवइयां खाई जाए, मीट नहीं। बीजेपी विधायकों ने डीएम को अपने इलाकों में नवरात्र के 9 दिन दुकानें बंद करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के घोंडा विधानसभा से बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा है कि नवरात्र में मीट बैन होना चाहिए। ना सिर्फ काटना, उसे पकाना, बनाना आदि इन तमाम चीज़ों पर बैन लगे। महावर का दावा है कि मीट की महक से ही व्रत टूट जाता है। मैंने खुले में मांस काटना, पकाना और बेचना 9 दिन के लिए इस पर प्रतिबंध की मांग की है। आप क्लोज डोर में बेचें, कांच के दरवाजे के पीछे बेचें, आप हाइजीनिक पैक करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि जो व्रतधारी हैं, जो हिंदू सनातन आस्थाधारी हैं, जो व्रत रखते हैं, वो जब भारी संख्या में जाते हैं, आते हैं और सामने खुला रूप से मांस कट रहा है, बिक रहा है, तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और स्मेल मात्र से भी उनका व्रत टूटता है। विश्व हिंदू परिषद ने भी नवरात्रि पर नॉनवेज बंद करने का समर्थन किया है। त्योहारों में जिस तरह से हिंदू मंदिरों के आसपास मीट की बिक्री, ये भी बड़ी चिंतनीय बात है। अभी नवरात्रि आ रहे हैं, वर्ष प्रतिपदा के तुरंत बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। उन नवरात्रों के दौरान भी दिल्ली में और अन्य ऐसे स्थानों पर मीट पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। वहीं मीट बैन करने की मांग पर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर तंज कसा है। 1 महीना बीत गया उनको अरविंद केजरीवाल को गाली देने से। क्या खाना है, क्या पहनना है, कब सोना है, उस सब से फुर्सत मिले तो वो दिल्ली वालों के लिए कुछ काम करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी पूरा किया गया है। दिल्ली के बजट में कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता रोहन सिंह। बताएं रोहन।
जी, इस सरकार का ये पहला बजट है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बीजेपी का जो दिल्ली के लिए संकल्प पत्र था उसकी बहुत हद तक झलक इस बजट में देखने को मिल रही है। जो वायदे किए गए थे उसे पूरा करने की कोशिश की गई है। पिछला जो बजट आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया था वो 76,000 करोड़ का था। ये बजट 1 लाख करोड़ का है, लगभग 30% से ज़्यादा का की बढ़ोतरी है। और अगर मैं थीम्स की बात करूँ, 3 बड़े थीम दिख रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, दूसरा यमुना की सफाई और जो दिल्ली राजधानी में जो वाटर कनेक्शन है उसको बढ़ाना, और तीसरा जो अगर हम देख सकें तो स्वास्थ्य। ये 3 बड़े थीम देखने को मिल रहे हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़। राजधानी में 50,000 CCTV कैमरा लगाए जाएंगे जिससे महिला जो सुरक्षा है उसमें मदद मिलेगी। अगर हेल्थ की बात करें तो जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए का टॉपअप बीमा के तहत दिल्ली सरकार देगी। यमुना की सफाई पे खास ध्यान दिया गया है। 500 करोड़ तो यमुना की सफाई के लिए है, लेकिन उसके अलावा 9,000 करोड़ के लगभग जो पूरा आवंटन है वो दिल्ली में जो जल आपूर्ति है उसको लेकर किया गया है। अभी गर्मियां आने वाली हैं तो वाटर टैंकर्स की काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है, तो इस बार दिल्ली में पानी के टैंकरों की मॉनिटरिंग होगी GPS सिस्टम के तहत। उसके लिए भी 150 करोड़ दिए गए हैं और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लगभग 500 करोड़ का इसमें आवंटन दिया गया है। इसके अलावा कुछ और बड़े घोषणा किए गए हैं, जैसे कि जो दिल्ली में सड़क निर्माण है या पुल निर्माण है उसके लिए लगभग 3800 करोड़ है। पहली बार दिल्ली में घोषणा की गई है कि वो एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करेंगे और साथ ही दिल्ली राजधानी अपने लिए एक औद्योगिक और वेयर हाउसिंग पॉलिसी भी लाएगी। एक और जो खास बात है, करीब 100 अटल कैंटीन खोले जाएंगे जहां काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे चीज़ें मिलेंगी। इसके लिए भी करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। तो कोशिश की गई है जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से उसे पूरा करने की और थोड़ा लोक लुभावन बनाने की भी इससे कोशिश की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पहले की आप सरकार ने अपना शीश महल बनवाया और वो गरीबों के लिए घर बनवाएंगी। आपकी पढ़ी लिखी सरकार अपनी बुद्धि का उपयोग षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाने में लगाती थी, षड्यंत्रकारी योजनाएं, पढ़ी लिखी सरकार। और हम दिल्ली की समस्याओं के निराकरण में अपनी समझ का उपयोग करने वाले हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बजट को हवाई बजट बताया है। उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है। और इसी वजह से जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है, आज इस हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। इधर लोकसभा से आज फाइनेंस बिल पास हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने टैरिफ रिजीम में सुधार के लिए उठाए गए कदमों को हाईलाइट किया, साथ ही नए इनकम टैक्स बिल में बदलावों का बचाव किया। The WhatsApp group of key persons include many professionals also, unfortunately. So we had to contemplate on how to be lawfully on the side of law to say that these are evidences which are incriminating in themselves. Therefore, it has been brought in. I can also give one more, which is evidences have been found with the help of Google Map History. So in the case of Google Map History, sir, found on the phone was used to determine the frequented locations of individuals who enabled location history. This enabled detection of hideouts where cash and unaccounted transactions are kept, and that also came of help. So there is a need for us to change or add the digital elements into the act itself. कभी टूटी सीट तो कभी व्हील चेयर ना मिलना, हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की शिकायतें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। अब सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA एयरलाइंस को
सेवाओं को लेकर ज़्यादा जवाबदेह बनाने की तैयारी कर रहा है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई सारे मामले आए हैं, चाहे वो देर से व्हीलचेयर मिलने की वजह से एक महिला के मेडिकल इमरजेंसी की खबर हो, या फिर एक केंद्रीय मंत्री को फॉल्टी सीट की खबर हो, या फिर जो बैगेज लॉस्ट है। इस तरह के कई मामले हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पैसेंजर्स को कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए ये तो साफ है, लेकिन उस सुविधाओं की क्वालिटी क्या होनी चाहिए इस पर बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो अब सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA एक नई एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। जो पैसेंजर सर्विसेज दिए जा रहे हैं उनकी सर्विस क्वालिटी क्या होगी, इसके ऊपर अब बातचीत शुरू हो रही है। अगले सप्ताह एक बैठक होगी व्हील चेयर के ऊपर, उसमें तमाम जो एयरलाइंस हैं उनको बुलाया जाएगा, और ठीक इसके बाद हर सप्ताह एक बैठक एक मुद्दे पे होगी, और इन जो तमाम एयरलाइंस की तरफ से जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर एक सर्विस स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे, जिनका पालन तमाम जो एयरलाइंस हैं उनको करना पड़ेगा। हालांकि ये शुरुआत है, इसमें काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन एक शुरुआत की गई है सर्विस स्टैंडर्ड को बढ़ाने की। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी हाल में ही एक और फैसला लिया गया था कि जो आपको टिकट दिया जाता है उसके साथ ही जो पैसेंजर्स के राइट हैं वो भी उनका लिंक भी शेयर किया जाएगा। तो कोशिशें की जा रही हैं कि पैसेंजर्स की सर्विस क्वालिटी में सुधार हो और उनकी जानकारी उन्हें सही समय पर मिल सके। इधर गर्मी बढ़ने के साथ एसी कंपनियां समर कलेक्शंस लॉन्च कर रही हैं। गोदरेज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्मार्ट एसी की खास रेंज लॉन्च की है। इसमें स्मार्ट फिल्टर क्लीनिंग, स्मार्ट शेड्यूलर जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। गोदरेज ने 5 स्टार कैटेगरी में 4 और 5 टन के एसी पोर्टफोलियो का भी विस्तार किया है। ये फिल्टर क्लीनिंग अलर्ट देते हैं। तो जनरली क्या देखा जाता है कि एयर कंडीशनर का परफॉर्मेंस घट जाते हैं अगर फिल्टर क्लॉग्ड हो डस्ट से। तो अगर आपको मालूम नहीं पड़ता, आप उसके साथ चलते रहते हैं। अगर आपको कोई अलर्ट मिल जाए कि फिल्टर क्लीन करना है ताकि परफॉर्मेंस बेटर हो, वो बहुत अच्छा है, स्मार्ट एक फीचर है। दिस इज़ वन फीचर। जो दूसरा फीचर जो हमने इसमें दिया है स्मार्ट रेंज में, वो है शेड्यूलर। सो काफ़ी हमारे रूटीन्स होते हैं लाइफस्टाइल के, हम सर्टेन टाइम पे सोते हैं, सर्टेन टाइम पे जागते हैं, और जनरली क्या होता है सुबह सुबह जब टेम्परेचर नीचे हो जाता है बहुत सारे लोग उठ के फिर एसी ऑफ करते हैं, बच्चों के रूम हो, पेरेंट्स के रूम हो। तो अगर शेड्यूलर है, आप एक शेड्यूल टाइम पे एसी को ऑन और एसी को ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत रेलेवेंट फीचर है। तीसरा रेलेवेंट फीचर जो हमने स्मार्ट फीचर दिए है वो है आपके एनर्जी मॉनिटरिंग फीचर। आप एनर्जी को मॉनिटर कर सकते हैं कि आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो आप इको मोड में लगा दीजिए एसी को, ताकि एनर्जी कंजम्पशन कम हो। ये 3 कंट्रोल्स कंज्यूमर के हाथ में दिए ताकि वो एक कन्वीनियंट वे से एसी को यूज़ कर सके। गुजरात सरकार ने प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। इसे 1 अप्रैल से लागू भी हो जाना है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर ये लागू हो जाता है तो गुजरात में प्रॉपर्टी कितनी महंगी होगी और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका क्या असर होगा। गुजरात में कई साल से जंतरी दर यानी सर्किल रेट बढ़ा नहीं था और सरकार ने अचानक 200% से 2000% तक का इजाफा कर दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू भी होने वाला है। इससे घर या अन्य कमर्शियल प्रॉपर्टी 40% तक महंगी हो जाएगी। इसका असर नए प्रोजेक्ट के साथ साथ कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी होगा। अच्छा मूव है और मुझे तो बहुत अच्छा पोटेंशियल लग रहा है। राइट टाइम है, प्रॉपर्टी में क्लैरिटी नहीं है कस्टमर को थोड़ा ये जनवरी के हिसाब से, तो वो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जल्दी से इसका क्लैरिटी गवर्नमेंट दे देगी और मुझे इन फ्यूचर गुजरात का ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है। गुजरात का सालाना रियल एस्टेट मार्केट 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए का है। गुजरात सरकार को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से 2024-25 में 16,500 करोड़ रुपए की आय हुई है। एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ये एक्सरसाइज के पीछे ये इंटेंशन नहीं है कि जंतरी बढ़ाए और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े, बल्कि डेवलपमेंट अच्छा होवे, प्राइसेस मार्केट के साथ रैशनलाइज हुए और कस्टमर को या एंड यूजर को कोई कॉस्ट का भारण नहीं पड़े। तो वो भी यही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव व्यू है। गुजरात का रियल एस्टेट तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के प्रमुख 6 शहरों की तुलना में यहाँ प्रॉपर्टी रेट सस्ते हैं, लेकिन अब ये स्थिति बदल सकती है। सर्कल रेट अगर टुकड़ों में लागू होता है तो न केवल एंड यूजर को फायदा होगा, लेकिन समूचे रियल एस्टेट सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। अभी SIC के लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में जल्द इलाज करा सकेंगे। लेबर मिनिस्टर
मनसुख मांडविया के मुताबिक अगले 1 साल में देश के सभी जिलों को ईएसआईसी के तहत नोटिफाई करने का लक्ष्य रखा गया है। खबर की डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। देश के करीब 14.5 करोड़ ईएसआईसी बेनिफिशियरी यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लाभार्थियों के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि अब जल्द ही वो आयुष्मान भारत के तहत जितने भी देश में इम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं वो अपना इलाज करा पाएंगे। सरकार इस योजना पर काम कर रही है और जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसको पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अभी करीब देश में 90 ऐसे जिले हैं जहां पर ईएसआईसी की फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। लिहाजा सरकार इस योजना पर भी तेजी से काम कर रही है और सरकार का कहना है कि 1 साल के भीतर देश के सभी राज्यों के जिलों में ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स सरकार बनाएगी और साथ ही साथ जितनी भी फैसिलिटीज हैं उसको लेकर नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो अभी ये बड़ी बात है कि जो आयुष्मान भारत के तहत इम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं उसको पूरे ईएसआईसी से की फैसिलिटी से जोड़ने की योजना है और हो सकता है कि ये फैसिलिटी सरकार मई से पहले यानी कि लेबर डे से पहले इसको लागू कर दे। तो ये एक काफी अच्छी खबर है। ईएसआईसी के तहत काफी फैसिलिटीज मिलती हैं जो भी राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको, और जो अभी उत्तर प्रदेश में हाल में सरकार ने 15 और जिलों को नोटिफाई किया है ईएसआईसी के जरिए। तो अब उत्तर प्रदेश में टोटल जो कवरेज है 75 में से 74 जिलों में ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और देश भर में अगले 1 साल के भीतर सभी राज्यों में सभी जिलों को ईएसआईसी के तहत नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें जो ईएसआईसी के तहत मिलने वाले सभी बेनिफिट्स हैं वो मिलने लगेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाजार में तेजी का दौर जारी है। निफ्टी सेंसेक्स लगातार 7वें दिन बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 33 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी में 10 पॉइंट की तेजी रही। हालांकि आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही और निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ है। डिटेल लेते कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए कहां सबसे ज्यादा रही तेजी? तो डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हमें हाई लेवल से बाजार में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट में करीबन 3.5% का इजाफा देखने को मिला है। यूबीएस की रिपोर्ट आई थी सीमेंट सेक्टर पे, उसके बाद पूरे सीमेंट सेक्टर में हमें एक एक्शन देखने को मिला था। ट्रेंड में आज करीब 3% की तेजी है। बजाज फिनसर्व में 3% और ग्रासिम इंडस्ट्री भी करीबन 2.25% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कोल इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेस, डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक। ऑनगोइंग क्राइसिस के चलते इंडसइंड बैंक में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की भी बात करें तो ट्रंप के टैरिफ के को लेके पूरा का पूरा फार्मा पैक ही आज थोड़ा सा प्रेशर में था। मिड कैप की बात करी जाए तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में करीबन 2% का इजाफा, एस्टर डीएम 2%, पिरामल फार्मा में 3% और कालपाट्रू प्रोजेक्ट भी करीब 4% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए इस टाइम पे मिड कैप के अंदर तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करीबन 5% की कमजोरी, QIPs की लॉन्च हुई है जिसके बाद प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 5% की कमजोरी, कैस्ट्रॉल इंडिया 5% और साथ ही साथ स्वान एनर्जी भी करीबन 6% की गिरावट के साथ आज के सत्र में हमें बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। गल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी ने मार्केट आउटलुक पर बातचीत की। इस दौरान राजेश कोठारी पिगमेंट और क्लोरीन केमिकल सेल्स में बुलिश दिखाई दिए। तो कमोडिटी केमिकल को अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पे चाइना डंपिंग का सबसे बड़ा रिस्क है। ऑलरेडी चाइना डंपिंग जोर से चालू ऑलरेडी है। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन, काफी सारी जगह पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा रहे हैं, फिर भी प्रेशर प्राइसिंग का बहुत ही बड़ा है। सो कमोडिटी केमिकल को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। स्पेशलिटी केमिकल के अंदर मल्टीपल सब सेगमेंट है और इसके अंदर जो एक सेगमेंट है जिसको कहते हैं पिगमेंट एंड कलर रिलेटेड सेगमेंट, तो दैट इज वन सेगमेंट जहां पे हम पॉजिटिव है। दूसरी सेगमेंट है फ्लोरीन केमिस्ट्री, दैट इज द सेकंड सेगमेंट जहां पे हम पॉजिटिव है। सो पिगमेंट एंड द फ्लोरीन, दिस इज द टू केमिस्ट्रीज ऑन व्हिच वी आर पॉजिटिव। बाजार में पिछले 7 दिन से बाहर है। निफ्टी तो दौड़ ही रहा है, लेकिन साथ में मिड कैप स्मॉल कैप में पार्टी जैसा माहौल है। इस तेजी में कई शेयर ऐसे हैं जो गिरावट में जितना गिरे थे मार्च में उससे ज्यादा दौड़ चुके हैं।
तो कौन से हैं बाजार के बाजीगर, बता रही है मिताली। लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो 13,500 करोड़ के एफआईज ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। निफ्टी सेंसेक्स भी बात करें तो यहाँ पे 7% की अच्छी खासी अपमूव देखने को मिली है। और पर्टिकुलर सेक्टर्स में देखें तो डिफेंस, कैपिटल मार्केट्स और पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स जो है वहाँ पे अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली है। लेकिन इन सब में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जो मार्च में इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ चुके हैं कि उन्होंने सारी गिरावट की भरपाई यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स के लिए कर दी है। उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशंस की हम बात करते हैं। निफ्टी 50 की अगर हम देखें तो वहाँ पे 6% का रिटर्न देखने को मिला है। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी यहाँ से 9 से 10% तक की अच्छे अपसाइड मूव्स देखने को मिले। और सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो वीकली आप देखेंगे कैपिटल मार्केट्स ने 15% का रिटर्न दिया, डिफेंस स्टॉक्स के सेक्टर ने 14%, न्यू एज जो कंपनीज हैं वहाँ पे 12.3% का रिटर्न आता हुआ नजर आया। रियलिटी, पीएसयू बैंक्स, ये सारे सेक्टर्स में हमें 9 से 10% से ज़्यादा ही रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं उन बाजार के बाजीगर की जिन्होंने मार्च के मोमेंटम में ही हमें सारी की सारी गिरावट की भरपाई कर दी है। देखिए टीडी पावर मार्च में इसने जो रिटर्न दिया है वो है 36% का, और जो गिरावट थी वो 26% की थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ सारे ही स्टॉक्स ऐसे हैं, कोल्टे पाटिल, अवंती फीड्स, HAL, केफिन टेक, जिनकी गिरावट से ज़्यादा यहाँ पे आपको मार्च के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लिस्ट में और भी स्टॉक्स शामिल है जैसे कि राइट्स, मजगांव डॉक, JSW एनर्जी, पूनावाला फिनकॉर्प और REC। यहाँ पे देखेंगे तो मार्च में 20% से ज़्यादा ये अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देते हुए नजर आए हैं। तो मार्केट ऐसे ही चलता रहा तो इन्वेस्टर्स अपना खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस था वो वापस लौटाते हुए भी नजर आएंगे। भारत के साथ ट्रेड वार्ता के लिए अमेरिकी डेलीगेशन आज से भारत के दौरे पर आ रहा है। कल से दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत होगी। इस बीच रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि यूएस में इंपोर्ट पर भारत 30% तक टैक्स घटा सकता है। इस खबर की ज़्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है उसकी डेडलाइन करीब आ रही है। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है कि यूएस से जो असिस्टेंट USTR ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी टीम आज भारत पहुंच रही है इंडो यूएस बायलैटरल टॉक्स को लेकर। और इस दौरान उम्मीद की जा रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ समेत कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें दोनों देशों के बीचों में जो ट्रेड बैलेंसेस हैं उसको बेहतर किस तरह से किया जाए और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जो टीम है वो 4 दिवसीय दौरे पर है, 4 दिन भारत में रुकेगी, 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यहाँ पर रुकेगी और कई सारे लेवल पे यहाँ पर चर्चा होगी जो इंडो यूएस जो बायलैटरल ट्रेड है उसको लेकर। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि भारत जो है कई मोर्चों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने को तैयार है, लेकिन भारत चाहता है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है उसमें कहीं ना कहीं भारत को राहत मिले। तो इस तरह से लिस्ट बन रही है जिसमें माना जा रहा है कि करीब 50% जो इंपोर्ट ड्यूटी है जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसमें कहीं ना कहीं 50% के करीब कटौती हो सकती है। ऐसी जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत कोशिश करेगा कि इंपोर्ट ड्यूटी कटौती के एवज में जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वहां राहत मिले। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।